हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, कहा गया है कि रोग पैदा कर कोई जीवन के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और स्पेशल लोगों के लिए है, और वे स्पेशल लोग और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। आप अर्थात बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। हो सकता है आप बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में बैठे हों या बिल्कुल फ्रेशर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है उसमें कैसा पैटर्न रहा है, किस तरह से टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं, सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक ना। साल अब खत्म होने वाला है। आप लोगों को उम्मीद थी कि बीपीएससी टीआरई 4 2024 में ही हो जाएगा, जैसा कि होना भी था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं है, 2024 आपका नहीं रहा, 2025 आपका जरूर होगा। 2025 का सूरज आपके लिए उगेगा, आप 2025 के सूरज होंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है और थोड़े मेहनत की आवश्यकता है। गाइडेंस का काम मैं करता रहूँगा और मेहनत आपके द्वारा होगा। वैसे हो सकता है कि आप लोग मुझे न जानते हो, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में मैं एक नया आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टीचिंग के फील्ड में नया हूँ। टीचिंग के फील्ड में तो लंबा अनुभव है, लंबा समय मैं गुजारा हूँ। हाँ, यूट्यूब के दुनिया में लगभग महीना 1.5 महीना ही हुआ है मुझे। तो चलिए हम देखते हैं। बस आपको अपना मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और थॉमस अल्वा एडिसन भी तो कहा है ना, टैलेंट इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। तो आइए आज के वीडियो में हम सबसे पहले टीजीटी पीजीटी जो सिलेबस है उसको समझते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस तरह से क्या पूछा गया है, रणनीति क्या होना चाहिए, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हम टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 150 रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहेंगे। एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। अच्छी बात है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल क्वेश्चन जो 150 है, और पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड विल बी इसेंशियल फॉर योर मेरिट मार्किंग, और मेरिट की तैयारी के लिए वो जरूरी रहेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी 1 से जो 30 क्वेश्चन है 2 भाग में विभाजित रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8 जो कि अंग्रेजी से संबंधित रहेगा, और वो अंग्रेजी में क्या रहेगा, हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल आइटम रहे, लेकिन विगत जो पेपर्स हैं उसमें कंप्रीहेंशन से चालू कर रहा है, और मात्र 8 क्वेश्चन तो रहना है, और वो भी बहुत आसान रहता है। और प्रश्न संख्या 9 से 30 तक जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा। उसमें भी कुछ कंप्रीहेंशन अर्थात पैसेज रहेंगे, कुछ ग्रामेटिकल आइटम रहेंगे। उन सब की चर्चा मैं आगे करूंगा। किस विषय से रहेंगे मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश और हिंदी से रहेंगे, और इसका नेचर क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। मतलब इसमें केवल आपको पासिंग मार्क एक ला देना है, इस पर आपका मेरिट नहीं तैयार होने वाला है। ठीक है, मेरिट की तैयारी जो होगी वो पार्ट 2 और पार्ट 3 के बेस पर होगी। और पार्ट 2 जो है वो 31 प्रश्न संख्या 31 से लेकर 70 तक जो रहेंगे वो पार्ट 2 के रहेंगे, और ये 40 क्वेश्चन रहेंगे। और ये किससे संबंधित होंगे? जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन तो जानते ही हैं, लिखा रहता है सामान्य अध्ययन, लेकिन वो बहुत, वो कह सकते हैं कि सुरसा के मुंह जैसा वो बड़ा क्षेत्र होता है।
इसमें मैथ से भी सवाल रहते हैं, लगभग 7-8 सवाल होते हैं जो कि मैथ से होते हैं। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अब पूरा आप समझ सकते हैं, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं, 6-7 भी रह जाते हैं। ज्योग्राफी से 1 आध 2-3 रहते हैं। साइंस साइंस उसमें फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, उस सब पर आधारित लगभग 7-8 क्वेश्चन होते हैं। करेंट अफेयर्स पर 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो कि करेंट अफेयर्स पर होते हैं, ठीक है। और इस पर आपका ये मेरिट के लिए भी जरूरी होता है, मतलब आपका जो कट ऑफ तैयार होता है उसमें ये रोल निभाता है। पार्ट थर्ड जो होता है वो आपका संबंधित विषय से होता है। संबंधित विषय मतलब अगर आप अंग्रेजी की टीचर के लिए आप ये कर रहे हैं तो अंग्रेजी होगा। आप अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स का होगा, मैथ के होंगे तो मैथ का होगा। यहाँ हम इसको मानकर चल रहे हैं कि अंग्रेजी का, चूंकि मैं अंग्रेजी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये संबंधित विषय आज के लिए क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। और इस पर भी आपका मेरिट निर्भर करता है। और ये कितने होते हैं, 80 होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये पहला तो बिल्कुल आसान होता है, और उसमें चूंकि 9 से 30 तक अर्थात तो 22 जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी से होते हैं। वो हिंदी में क्या क्या रहता है थोड़ा सा देखते हैं। पार्ट 1 और यहाँ पार्ट 2 से संबंधित इंफॉर्मेशन है। पार्ट 1 में जो इंग्लिश रहेगा, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, उसमें एक कंप्रीहेंशन रहेगा और कंप्रीहेंशन पर 8 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जनरली बहुत आसान होता है। दूसरा जो पार्ट है, प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 30 तक, वो हिंदी रहेगा, और हिंदी में 1-2 गद्यांश हो सकते हैं, पैसेज हो सकते हैं, और भी चीज हो सकते हैं। और वो क्या क्या टॉपिक कवर करता है तो आप देख सकते हैं। वर्ण पर आधारित रहेगा। अब वर्ण जब मैं कह रहा हूं तो वर्ण का प्रकार, स्वर हो, व्यंजन हो, घोष हो, अघोष हो, महाप्राण हो, अल्प प्राण हो, इत्यादि। इसके बाद उच्चारण स्थान, अमुक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। संज्ञा पर आधारित, सर्वनाम पर आधारित, विशेषण पर आधारित, क्रिया पर आधारित, समास, शब्द, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज से रिलेटेड जो प्रश्न है उस सब भी पूछे जा रहे हैं। मुहावरा, मुहावरा पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। यानी कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पार्ट 1 होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो बिल्कुल आसान होता है। आप अगर पार्ट 2 पार्ट 3 की तैयारी किए हैं तो पार्ट 1 के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। और वो भी तब जब आप अंग्रेजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यही अंग्रेजी तो यहाँ भी काम आ जाएगी, है ना। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 जो है प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 70 तक रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, जीएस। जीएस में भी कई तरह का वो कुछ मैथ पर आधारित रह सकता है। मैथ में भी आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं परीक्षा में, वो मैं यहाँ जिक्र किया हूँ। जैसे कि लाभ हानि है, प्रतिशतता है, समय और दूरी है, समय और काम है, अनुपात समानुपात है। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, और इन सब से जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही आसान नेचर के हैं। मतलब बहुत उसके लिए स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, है ना। कुछ कुछ प्रश्न अलजेब्रा से भी है, ज्योमेट्री से है, त्रिकोणमिति से है, मेंसुरेशन से है। लेकिन अधिकांश का जो नेचर है वो ठीक ठाक है, बहुत टफ लेवल का नहीं है। अगर मैं कहना चाहूंगा तो कह सकता हूं कि ये 40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं, 3-4 जो कि बहुत टफ लेवल का है। तो हर एक एग्जाम में होता है, ऐसा ये नया नहीं है। ठीक है। इसके बाद करेंट अफेयर्स जो होता है, करेंट अफेयर्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं मीटिंग हुआ, कहीं सम्मेलन हुआ, समारोह हुआ, कहीं पुरस्कार कहीं बांटा गया, जैसे फिल्म फेस्टिवल हो गया, बुकर प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, है ना। खेल, कौन खेल कहाँ आयोजन किया गया, है ना। तो इस तरह का चीज करेंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है, और वो भी बहुत कड़ा नहीं है।
ये भी मैं बता दूं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम हो गया, सॉइल हो गया, विंड हो गया, है ना, रॉक्स हो गया, इस सब की चर्चा करना होगा, इस सब की जानकारी रखना होगा, इन सब से प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, चूंकि ये बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये स्टेट एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित जानकारी आपको रखनी होगी। बिहार से संबंधित जानकारी की बात मैं जब कह रहा हूं तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि ऐतिहासिक रूप से बिहार, भौगोलिक रूप से बिहार, राजनैतिक रूप से बिहार, मतलब कुछ इसके ऐतिहासिक पहलू को, कुछ इसके सामाजिक पहलू को, कुछ इसके जो भौगोलिक पहलू हैं, उन सब को भी आपको लेकर के चलना होगा। साइंस है तो साइंस बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में मुख्य रूप से विभाजित है। अब बायो में आपका जो एक तो है कि रोग व्याध हो गया, कोई रोग किस कारण से होता है, उसका इलाज क्या है, उससे संबंधित कोई टीका है, किसने खोज किया, या फिर ह्यूमन सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन सब सिस्टम्स का एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स में जैसे लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, है ना, या फिर आप ह्यूमन आई भी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, उससे भी रिलेटेड लेंसेज एंड मिरर से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको भी ध्यान देना होगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी रह रहे हैं और कुछ अन्य से भी। एग्रीकल्चर है, महान व्यक्ति, महान व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, उपनाम का है, कहाँ जन्म हुआ, या फिर जो उपनाम है तो उस उपनाम को दिया किसने। महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा जाता है, या फिर बापू कहा जाता है, किसने कहा, कब कहा। सरदार पटेल हैं तो उनको सरदार किसने कहा, कब कहा। तो ये सब चीजें हैं कि आप जो भी चीज थोड़ा सा पढ़ें तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी। अब मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक महान व्यक्तित्व है, सचिन तेंदुलकर, उनका उपनाम क्या है, किस नाम से उनको जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर, या कोई उनसे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो, है ना, इस तरह का चीज आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 की जानकारी। पार्ट 1 जैसा कि मैं बताया कि वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक होगा, 1 से 8 अंग्रेजी से संबंधित होगा, 9 से 30 जो हिंदी से संबंधित होगा, वो हिंदी में आपको क्या पढ़ना होगा, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में बताया कि जो पार्ट 2 होगा वो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 70 तक होगा, और यह जनरल स्टडी का पेपर होगा, इससे आपका मेरिट प्रभावित होगा। और इसमें मैथ्स मैथ्स 7, 8, 9 पूछे जा रहे हैं, और वो मैथ किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इन सब टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बाकी जो हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, ये सब चीज है, इन सब की चर्चा मैं यहाँ किया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा। इसके बाद जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, जो जो कि 80 अंक के हैं, और ध्यान दीजिएगा ये 30 प्रश्न 30 अंक, 40 प्रश्न 40 अंक, और 80 प्रश्न 80 अंक के हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है अर्थात इंग्लिश, उसमें मतलब क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो आइए अब आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा पेपर का जो थर्ड पार्ट होगा वह कैसा होगा, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो यहाँ मैं क्या किया हूँ, मैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका एनालिसिस करके किस टॉपिक से लगभग कितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ लिखा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन एक से अधिक कैटेगरी में उसको रखे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि एक शब्द है, एक नाउन है लगेज, अब उस पर आधारित कोई सेंटेंस है, हिज लगेज इज या हिज लगेज आर, क्या होगा। तो यह
हम लोग नाउन में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं और वर्ब में भी, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। जब नाउन में सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो वहां भी हम पढ़ते हैं कि अमुक नाउन है जो कि प्लूरल होती है, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, या अमुक नाउन सिंगुलर होती है उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। और इन सब बातों की चर्चा हम लोग सिंटैक्स में भी करते हैं। तो उस आधार पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसके लिए नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न होता है जनरली वो कंप्रिहेंशन पर आधारित रहता है। और आप यहाँ देख सकते हैं टीजीटी है और ये पीजीटी है। टीजीटी में भी ये टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है। पीजीटी में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 है। अब हम देखते हैं कि कंप्रिहेंशन जो है टीआरई 1 में एक ही, टीजीटी की बात मैं कर रहा हूँ, टीआरई 1 में टीजीटी में केवल एक ही पैसेज था और एक ही पैसेज पर 25 का 25 सवाल पूछा था। ठीक है, जबकि टीआरई 2 और टीआरई 3 में 4 पैसेज था और 4 पैसेज पर आधारित प्रश्न था। तो टीआरई 2 में 4 पैसेज पर टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि टीआरई 3 में 4 पैसेज पर 20 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक उसी तरह से टीआरई 1 में पीजीटी में 25 प्रश्न, जबकि टीआरई 2 में 20 प्रश्न, टीआरई 3 में भी 20 प्रश्न पूछे गए थे। अब एक बात और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि पैसेज पर आधारित तो कई तरह के प्रश्न होते हैं। उस पैसेज में किन बातों की चर्चा की गई है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो कंप्रिहेंशन है अर्थात जो पैसेज है उसमें साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंटोनिम्स साइनोनिम्स, इस पर आधारित आप देख सकते हैं 5, 6, 7 ये जो क्वेश्चन है वो लगभग उन सबको भी मैं ऐड करके लिखा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि अलग से पेपर में पूछा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। वो प्रश्न जो है हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में प्रश्न एंटोनिम सिनोनिम्स पर 2 ही दिया हो या 3 ही दिया हो और 3-4 प्रश्न आपका जो पैसेज है उसमें उससे पूछ दिया हो कि इस शब्द का साइनोनिम्स बताइए या एंटोनिम्स बताइए। तो ये सब बात है, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे जोड़िएगा तो कहिएगा कि अरे तो 80 प्रश्न होना चाहिए, ये तो 80 से भी ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा हो सकता है उसको मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया कंप्रिहेंशन का। कंप्रिहेंशन में मैं देख रहा हूँ कि एक से अधिक पैसेज है। तो एक से अधिक पैसेज में मैं देख रहा हूँ कि एक पैसेज जनरली ऐसा रह रहा है जो कि थोड़ा टफ रह रहा है, जबकि एक दो ऐसा है जो कि मॉडरेट या सिंपल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। इसके बाद 10 जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी हो या पीजीटी हो उसमें एरर डिटेक्शन से रह रहा है कि आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, या ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्ट में भी एरर नहीं है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें कि वो एरर किससे संबंधित है, तो एरर हो सकता है प्रीपोजिशन से संबंधित भी एरर रह रहा है, कंजंक्शन से भी संबंधित एरर रह रहा है, या एडजेक्टिव से संबंधित, मॉडल से, आर्टिकल से, नाउन से संबंधित भी वो एरर रह रहा है। मतलब वो 10 नंबर जो है उस 10 नंबर को हासिल करने के लिए हमको पहली बात तो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बढ़िया जानकारी होना चाहिए। बढ़िया मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गहराई वाला, लेकिन एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में कहीं आप देख सकते हैं 2-3 एक है या ऐसे है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो पहले ही बताया कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि सिंटैक्स में भी आ सकते हैं या अन्य जगह पर भी आ सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा मानकर चलिए कि सिंटैक्स पर आधारित 2-3 क्वेश्चन रह ही रहे हैं। इसके बाद है टेंस और एडजेक्टिव। टेंस और एडजेक्टिव पर भी आधारित प्रत्येक पेपर में 1-2-3 1-2-3 ऐसे करके आ रहे हैं। उनको दोनों को अगर हम ये कर लें, हाँ, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही, इसको क्या कहेंगे, अब आप वॉइस वॉइस पर 1 प्रश्न, टीआरई 2 में वॉइस पर 5 प्रश्न, टीआरई 3 में 1 प्रश्न, प्रीपोजिशन पर आधारित टीआरई 1 में 6 प्रश्न, टीआरई 2 में 5 प्रश्न,
ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो है प्रीपोजिशन 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और टीजीटी में भी वॉइस से संबंधित 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, अर्थात वॉइस और प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नाउन प्लस वर्ड फॉर्मेशन। इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। दो क्वेश्चन आया है वर्ड फॉर्मेशन कि कैसे कंपाउंड वर्ड कैसे होगा, क्या होगा। एक दो जगह पर मूड से भी संबंधित प्रश्न आया है, ठीक है। पंक्चुएशन से भी संबंधित एक आध क्वेश्चन आ जा रहा है। इसके बाद सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स पर भी आधारित और एडवर्ब से भी संबंधित एक आध क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लग एवरेज हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। इसके बाद है एंटोनिम सिनोनिम्स। ये तो आप इसको मिस ही नहीं कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आपका वीक है, यानी वर्ड पावर अगर आपका वीक है, तो मानकर चलिए कि प्रत्येक पेपर में आपका 5-6 क्वेश्चन का नुकसान होना ही होना है। इसके बाद स्पेलिंग से भी संबंधित इसमें टीआरई 1 में देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन है। तो मतलब वो कभी भी देखिए, ऐसा नहीं कि इधर नहीं आया है तो वो रिपीट नहीं हो सकता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, तो हम देखते हैं कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बहुत वेरिएशन है, टीआरई 2 से टीआरई 3 में बहुत वेरिएशन है। कभी प्रश्न पत्र का बहुत हार्ड हो जाना, कभी मॉडरेट हो जाना, कभी केवल मतलब क्या कहेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा लॉपसाइडेड टाइप का हो जा रहा है, अनबैलेंस टाइप का हो जा रहा है। कभी बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल आइटम से पूछ देना, कभी बहुत ज्यादा लिटरेरी क्वेश्चन से पूछ देना, है ना। नरेशन से भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से। तो इडियम और प्रोवर्ब पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। क्लॉज से भी संबंधित 2-3 एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रह ही रहा है। इसके बाद है सिंथेसिस से जुड़ा हुआ टीआरई 1 में, 2 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैसे उसको वर्ड वर्ड क्या कहते हैं, सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइन कीजिए या पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन कीजिए। इसके बाद समरी है, पैराफ्रेजिंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, टीआरई 1 में पूछा है। इसके बाद अब हम देखते हैं लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में अगर देखा जाए तो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, एक बहुत जो फेमस टॉपिक है वो ये है कि बुक्स एंड अदर्स, पुस्तक और उसके लेखक का नाम। फला पुस्तक किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, फला कविता किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, किस पोएट के द्वारा लिखी गई है, फला ऐसे किस राइटर के द्वारा लिखी गई है या एसेइस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये सब प्रश्न चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो खूब पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो कैरेक्टर से पूछे जा रहे हैं। अमुक कैरेक्टर, फला कैरेक्टर किस नोवेल से है, किस ड्रामा से है ना। और एक और टॉपिक जो है वो किसी ड्रामा का, किसी कविता का कोई लाइन है, वो लाइन दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये लाइन किस कविता का है, किस ड्रामा का है, किस कैरेक्टर के द्वारा बोला गया है। तो ये सब चीज है। इसके बाद है स्पेशल इन्फो। चूंकि यहाँ जगह की कमी हो जाने के चलते यहाँ मैं और 2-3 बनाने वाला था, लेकिन मैं नहीं बना पाया, उसको मैं बोल करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई रचना है, उस रचना से संबंधित कोई इम्पोर्टेंट बात क्या है। अब जैसे कि एक प्रश्न हो सकता है कि मालगुडी नामक जो एक अनरियल जगह था वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, है ना। या कोई नोवेल से संबंधित, ड्रामा से संबंधित कोई विशेष इंफॉर्मेशन, तो उस तरह का। इसके बाद कोई रचना से संबंधित क्या कहते हैं, कोई लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन,
कोई कहा हो, जैसे कि होता है ना कि फला नोवेल के बारे में, फला ड्रामा के बारे में, फला पोएम के बारे में दूसरे राइटर ने क्या उस पर कमेंट किया था, या फिर कोई बुक्स हो, मैगजीन्स हो, तो उसका पब्लिकेशन ईयर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी अक्सर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग टीजीटी, पीजीटी का जो पेपर है उसको एक सामान्य रूप से हम लोग ये देखें, और इस पर और भी मेरा वीडियो आएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो तैयारी कराऊंगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 0 रुपया आपको खर्चा करना होगा। आपका खर्चा होगा तो क्या होगा, बस वही आपका मोबाइल का डेटा खर्च होगा, बाकी मेरे तरफ से 1 पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। तो कहेंगे कि बस टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए बिल्कुल मन बना लीजिए। और अगर आप फ्रेशर हैं, नो प्रॉब्लम, प्रयास कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए, खूब बढ़िया मार्क्स लाइए। और अगर आप पहले एग्जाम में बैठ चुके हैं, सफलता नहीं मिली हो, तो आपको चिंता नहीं करना है। बस जियो का डेटा और ये बिहार का बेटा आपके सामने है, आपको 100% मैं सफलता दिलाऊंगा, यह मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है, और मेहनत किस दिशा में करना है, कितना करना है, यह मैं बताऊंगा। क्योंकि मेहनत केवल करना काफी नहीं है। यू हैव नॉट टू वर्क एंड वर्क ओनली, यू हैव टू वर्क स्मार्टली। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। एक ही टॉपिक से प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न का नेचर क्या है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चन, ये सब आपको जानना होगा, वो सब चीज मैं बताऊंगा। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, कितना मेहनत करना है। कल्पना कीजिए कि कोई भाला फेंक रहा है, इस दिशा में फेंकना है, ठीक है भाई, दिशा तो पता चल जाती है, लेकिन क्या किसी तरह से भाला फेंक दीजिएगा जान लगा करके तो मैक्सिमम डेस्टिनेशन तक जाएगा? नहीं जाएगा। उसमें आपको पता है कि एंगल भी मैटर करता है। तो कहने का मतलब है कि आपको केवल मेहनत ही नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कितना मेहनत करना है, किस दिशा में मेहनत करना है। कोई टॉपिक पढ़ना है, ये सब टॉपिक पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो टॉपिक में कितनी गहराई में जाना है, किस टॉपिक को बस सरफेस लेवल पर टच करके निकल जाना है, किस टॉपिक को अंदर गहराई तक पहुंचना है। अब लिटरेचर तो क्या है, वो तो गंगा है, समुद्र है, प्रशांत महासागर है। तो कितना गहराई में जाना है लिटरेचर में। कोई रचना के बारे में मान लेते मैकबेथ को पढ़ना है, हेमलेट पढ़ना है, ओथेलो पढ़ना है, या कोई पढ़ना है, तो उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए कितना पढ़ना होगा, क्या क्या वो बिंदु है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको अब चिंता करने का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं होता है कि आप चिंता करें। मैं हूं ना आपके साथ, और आप देखिएगा 100% आपको सफलता मिलेगी, और हर तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा। वो आपको अगर हिंदी भी नहीं आती है, आपको वरी होने की चिंता नहीं है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और आप अगर वीडियो देखें, अगर आप कैंडिडेट हैं, टीआरई 4 के तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, आप वीडियो देखिएगा। और अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो कोई तैयारी करने वाला जो आदमी है, जो स्टूडेंट है, उसको आप शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।